हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम लोग वीकली करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो पिछले वीक का करंट अफेयर को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये क्विज फॉर्मेट में होगा। हम क्विज के फॉर्मेट में इसको कंप्लीट करेंगे, जो 17 जुलाई से 13 जुलाई तक कवर किया जाएगा। और इसमें क्वालिटी रिचमेंट 15 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग पिछले वीक का लगभग जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर जो है कि बहुत तेज़ी से भूल भी जाता है। इस भूले ना, इसलिए हम लोग इसका अगले जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें इसका रिवीजन करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे करंट अफेयर रिवीजन। करंट अफेयर रिवीजन जो होगा 12 PM को आपको एवरी संडे को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग एवरी संडे को 12 PM आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर को रिवीजन फॉर्मेट में लेके आएंगे। और इसमें द हिंदू का, PIB का, इंडियन एक्सप्रेस को हम कवर करेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे PCS का, चाहे RO का, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें हम सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर को इसमें आपको एकदम क्रक्स के रूप में मिलेगा, एकदम इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको रिवीजन के काम आएगा। और ये आपका अभी जो वीक बीता है 17 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में इसमें कवर किया गया, जो क्विज फॉर्मेट में रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम को अच्छा मार्क्स ला के हम उसको क्वालिफाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हीट डोम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज वेदर फिनोमेना वेयर द लो प्रेशर सिस्टम इन एटमॉस्फेयर ट्रैप वार्म एयर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. It lead to less evaporation and reduce the likelihood of the formation of air cloud. Jet stream play a role in the formation of heat dome. तो सबसे पहले जानिए हीट डोम होती क्या है। अगर हीट डोम को आप समझ गए कंसेप्ट को, तो आप इसको हल कर देंगे, ठीक। इन हीट डोम, तो हम डोम पहले समझते हैं। तो डोम एक आर्क स्ट्रक्चर है, जिसको हम एक तरह से कहें तो हेमी स्फीयर का इस तरह का क्या होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक। हेमीस्फीयर स्ट्रक्चर। अब हेमीस्फीयर स्ट्रक्चर बोले तो इधर कहाँ, ऐसे इधर का ओपन रहेगा, तो इधर से हवा आएगी और इसमें ट्रैप होगी, ठीक। और एक फिनोमेना हम ये जानते हैं कि जो प्रेशर होता है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है हमेशा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हम जानते हैं कि जब हम एयर का जब टेम्परेचर एयर पार्टिकल में है, जब जिस मान लीजिए कि इन्वायरमेंट है, ये एरिया है, ठीक। इस एरिया में हवा है, एयर है, और यहाँ पर टेम्परेचर जब डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ के पार्टिकल जो एयर के पार्टिकल पास आएंगे और इनमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर हम इसको गर्म करने लगेंगे, नीचे से मान लीजिए गर्म करते हैं, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल दूर दूर होने लगेंगे, ठीक। तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा, ठीक। तो इतना समझ में आया टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये फिनोमेना है हीट डोम, तो यहाँ पर क्या होता है कि डोम स्ट्रक्चर में क्या होता है, गर्म हवाएं आकर ट्रैप होने लगती है, इसके ऊपर नहीं जा पाती हैं, ठीक। इस डोम स्ट्रक्चर होता है एक आर्क स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर में, और इसमें गर्म हवाएं आती है और ट्रैप होती है, ट्रैप होने के बाद फिर नीचे की तरफ जाती है, ठीक। और ये प्रोसेस चलता रहता है। गर्म हवाएं लैंड से ऊपर आती हैं, ठीक। अभी ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हीट डोम हमेशा आप देखेंगे तो जून और जुलाई के आसपास, जून के सेकेंड वीक एंड 21 जून के बाद ये हमें हीट डोम दिखाई देने लगता है। कहाँ पर, तो यूएस और कनाडा।
इसीलिए ये न्यूज में यूएस कनाडा में क्या हुआ है कि हाई प्रेशर सिस्टम के कारण, लो प्रेशर सिस्टम के कारण नहीं, हाई प्रेशर सिस्टम के कारण एटमॉस्फेयर में क्या हवा ट्रैप हो गई, और ट्रैप होने के कारण शॉर्ट पीरियड नहीं, एक्सपेंड पीरियड, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पर जब क्या होता है कि अब ये कितना समझ में आता है, आप ये जानते हैं कि जो अमेरिका और कनाडा है, मतलब कि ये अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, इस तरह से, ये कनाडा वाला नहीं है, अमेरिका का नहीं है। अमेरिका का मैप अगर हम बनाएं, ये आपका अमेरिका कनाडा का मैप है, ठीक, नॉर्थ अमेरिका। अब इधर देखेंगे तो अटलांटिक, इधर देखेंगे तो अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, और इधर पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। तो इधर क्या है, वाटर है, और ये क्या है, लैंड है। जब 21 जून के टाइम क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य से क्या होता है कि जब रे आती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इस वाले रीजन में टेम्परेचर बहुत हाई होने लगता है, ठीक। और जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनता है तो यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, ठीक। गर्म हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। और यहाँ पर समुंदर वाले एरिया में क्या होता है, सी वाले एरिया में, कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। क्या, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड हवाएं होती है। कोल्ड हवा क्या होती है कि कोल्ड हवा का काम है वो नीचे की तरफ फ्लो होती है, इससे इसके लैंड की तरफ जाती है, ठीक। और ये वार्म हवा होती है, जो वार्म एयर होती है वो ऊपर जाती है और इधर आने की कोशिश करती है। यानी मतलब कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। कोई भी चीज़ हो हाई से लो ही जाना चाहता है, पानी हो, एयर हो, ठीक ना। तो ये क्या होता है कि लो प्रेशर की तरफ जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक और आ जाती है, क्या कि ऊपर जो हम देखते हैं कि यहाँ पोलर है, ये पोलर वाला रीजन है, पोलर रीजन। अब यहाँ से फिर ठंडी हवाएं आती हैं, कोल्ड एयर आती है, और कोल्ड एयर आती है तब तो यहाँ पर एक जेट स्ट्रीम का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम ऐसे ऐसे फ्लो करती है, ठीक, वेब के स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर क्या होता है कि जेट स्ट्रीम, और ये एक नेचर प्राकृतिक के द्वारा यहाँ पर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि हवा ट्रैप होने लगती है, यानी इधर समझ में आ रहा है, हवा ट्रैप होने लगती है। हवा जब ट्रैप होने लगती है तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, प्रेशर बहुत हाई होता है। अब इसी में ट्रैप होकर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और डोम लाइक स्ट्रक्चर में ये फ्लो करने लगती है, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक आपको वीडियो दिखाते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से हाई प्रेशर, आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर बन रहा है, और किस तरह से एयर ट्रैप होती है, ठीक है। इसको आप समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। इसमें क्या है कि देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक। और ये हाई प्रेशर लीड एक्ट हो गई है, और यहाँ पर हॉट एयर जो राइज हो रही है ऊपर की तरफ जाएगी, और फिर उसके बाद जो वार्म एयर होगी फिर क्या होगी, नीचे की तरफ सिंक होगी, फिर आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Jet streams are bands of strong wind that generally blow from west to east all across the globe. Jet streams form when warm air masses meet cold air masses in the atmosphere. Air masses have different temperatures because the sun doesn't heat the whole Earth evenly. Areas near the equator are hot, and areas near the poles are cold. The warmer air rises up in the atmosphere while cooler air sinks down to replace it. This movement causes an air current. These air currents are high in the atmosphere. On average, they travel about 110 miles per hour. In the winter, when the temperature differences between warm and cold air masses are more dramatic,
determine where weather systems will move next. This is important because the path of a jet stream can change quickly, taking storms in different directions. NOAA's GOES-R series satellites use infrared radiation to detect water vapor in the atmosphere. With this technology, अब समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो आपको यहाँ पर देखिए रेनी क्लाउड नहीं बने, रेनी क्लाउड क्या होगा, फॉर्मेशन रेनी क्लाउड क्या होगा, कम होगा, स्काई एकदम क्लीन होगी, लेस इवेपोरेशन होगा। ठीक, करेक्ट है। जेट स्ट्रीम इसमें प्ले कर रहा है डोम बनाने में, और ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर का सिस्टम नहीं, हाई प्रेशर सिस्टम है। ठीक, वार्म एयर ट्रैप होती है, करेक्ट, ये वाला, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, ठीक ना, टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन, 2 और 3 दोनों। अब यहाँ पे न्यूज़ में रहने का कारण क्या है कि पिछले वीक में क्या हो कि हीट वेव बढ़ गई, कहाँ पर, वेस्टर्न यूनाइटेड में, और 75 पीपल आर ऑन द हीट अलर्ट, टेम्परेचर रिकॉर्ड द प्लमेटिंग। कैलिफोर्निया में ज़्यादा इफेक्ट मिला है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हीट डोम एक वेदर फेनोमेना है जहाँ पर हाई प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर सिस्टम एटमॉस्फेयर ट्रैप द वार्म एंड लाइकली लीड द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, शॉर्टर पीरियड के लिए नहीं। ठीक, तो समझ में आया। और यहाँ पे स्काई क्या होता है, रिमेनिंग क्लीन, क्लाउड फॉर्मेशन अंडर द अपोजिट सर्कमस्टेंस एंड राइज वार्मर एयर कूल डाउन वाटर इन द कंडेंस आउट, हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। ठीक ना। अब यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम पूरा समझा दिया हूँ, इसमें भी वही चीज़ें दिया है, ठीक ना। तो आपको मेन जानना था कि हीट वेव जो हीट डोम बन रहा है क्यों बन रहा है, किसके कारण बन रहा है। ठीक, तो आप कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रियस द एपोस्टल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सेंट एड्रयू के बारे में, ठीक, सेंट एड्रयू, इट इज रशिया हाईएस्ट सिविल अवार्ड, करेक्ट। रिसेंट जयशंकर वाद द अवार्ड, दिस अवार्ड ड्यूरिंग द विजिट द कंट्री, नहीं, मोदी जी, ठीक। इट कैन नॉट बी अवार्ड हेड ऑफ फॉरेन स्टेट फॉर द आउटस्टैंडिंग सर्विस, इनकरेक्ट। मोदी जी क्या है, फॉरेन स्टेट तो हैं, रशिया के बाहर के हैं, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, केवल ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक। अब एक्सप्लेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेशन में इसलिए न्यूज में कभी मोदी जी हाल ही में गए थे, कहाँ, रशिया गए हैं, तो उनको रशिया ने इनको संत एड्रयू द अपोस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक। इससे बड़ा कोई सिविलियन ऑनर नहीं है, हाँ, ठीक। तो पीएम रिसीव कब इस अवार्ड को कब रिसीव किया, 2019 में, ठीक। अब किस लिए किया गया, एक्सेप्शनल सर्विस, प्रमोट द स्पेशल प्रिविलेज, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप बिटवीन रशिया और इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द रशिया एंड इंडियन पीपल, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि पार्टनरशिप रिलेशन अच्छा हुआ है, ठीक। रशिया और इंडिया के बीच में रिलेशन हर तरह से प्रमोट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, ठीक। इसीलिए अवार्ड इज गिवन टू, अब किसको दिया जाता है अवार्ड, तो प्रोमिनेंट गवर्नेंस एंड पब्लिक फिगर, मिलिट्री लीडर, आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइंस, कल्चर, आर्ट, वेरियस सेक्टर, यानी बहुत सारे सेक्टर में दिया जाता है, एक सेक्टर में नहीं। मिलिट्री लीडर भी हो सकता है, और वो साइंस से भी हो सकता है, आर्ट से भी होता है, कल्चर से भी हो सकता है, और इकोनॉमिक्स से भी हो सकता है। और उसका यही टारगेट होना चाहिए कि वो हर फील्ड में हो और रशिया को सर्विस प्रोवाइड किया हो, ठीक। रशिया को किसी तरह से वो सर्विस दिया हो, ठीक। कैन आल्सो बी अवार्ड टू हेड द फॉरेन, क्या, फॉरेन स्टेट के हेड को भी इससे अवार्ड दिया जा सकता है, किस लिए, तो आउटस्टैंडिंग सर्विस ऑफ द रशियन फेडरेशन, मोदी जी को मिला है। ये किस लिए, ये नेम कम फ्रॉम द सेंट एंड्रयू हु बिलीव द वन ऑफ द अपोस्टल एंड 12 ओरिजिनल फॉलोअर ऑफ जीसस। ये सेंट एंड्रयू क्या है, 12 फॉलोअर थे, ओरिजिनल फॉलोअर जीसस के, ठीक। इसमें ए ओनली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपर सिंहांग project was recently in news. Construction of this dam will be submerge more than 300 villages belong to the Adi tribe. This project is dedicated to which state? किस स्टेट में ये है, ठीक। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, अभी न्यूज में रहा है, ठीक। इसमें क्या हुआ है कि रशिया को टैकल करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पर 2 डैम बनाया जाए, 2 डैम था, वो दोनों डैम को एक डैम में मर्ज करके वहाँ मल्टीपल
मल्टीपर्पज डैम बनाया जा रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो कि सियांग रिवर के ऊपर है, ठीक, सियांग रिवर पर ही है, ठीक ना। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, और न्यूज़ में आने के कारण वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने में आप जिन पर क्या हुआ है कि सरकार ने उनको, पीपुल वहाँ पर क्या प्रोटेस्ट कर रही है, किस लिए कि वो नहीं चाहते हैं कि डैम बने। उससे क्या होगा, बहुत सारे नुकसान प्रॉब्लम हो सकते हैं। वहाँ पर 300 विलेज को क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में दिया 300 विलेज को जो वहाँ पर बिलोंग आदि ट्राइब से हैं, वो उनको वहाँ पर क्या होगा, उनका घर सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अपर सियांग रीजन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मोहन लाल खट्टर हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक। यहाँ पॉलिसी जो है ये क्लेम कर रही है कि अगर ये लाइकली टू अटेम्प्ट द कॉज ऑफ पब्लिक आर्डर, तो अदर हैंड क्या होगा, अदर हैंड ये होगा कि वहाँ पर जितने भी वहाँ के जब डैम बनेगा तो उससे बहुत सारे इकोनॉमिकल और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक। और थोड़ा सा रिवर के बारे में जाने, तो ये रिवर जो है माउंटेन कैलाश से निकल के आती है, उसको संगपो भी बोलते हैं। और यही 1000 किलोमीटर ईस्टवर्ड करने के बाद हॉर्स बेंड होते हुए नमचा बरवा से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में जब जाती है तो सियांग बन जाती है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सियांग रिवर है, ये सियांग रिवर वाला एरिया है, ठीक ना। जिसमें से परमिशन मिला, रेडी रहने देखें, रेडी, ठीक है, परमिशन मिला है। यहाँ पर 3 जगह बनेगा ये, उलेंगा, डाइट माइन और पारोंग, ये देख लीजिए ध्यान से, ये पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक। तो चाइना भी यहाँ पर क्या डैम बना रहा है, और डैम बना के क्या करेगा कि संगपो जो है रिवर उसके वाटर को अपने तरफ डाइवर्ट करना चाह रहा है। तो उसी तरह से सरकार विचार रही है कि हम यहाँ पर भी जो 2 डैम पहले से थे उसको 1 डैम बनाया जाए और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। अब बढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक, इसीलिए लोग वहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म अपोफिस वाज रिसेंटली न्यूज रेफर टू। अपोफिस एक तरह का एस्टेरॉयड है, क्या है, एस्टेरॉयड। और न्यूज में क्यों है कि एक एस्टेरॉयड है, अभी इसरो ने बताया है कि एक एस्टेरॉयड है जिसको क्या है कि वो एस्टेरॉयड एपोफिस है। इसरो ने बताया है कि ये अर्थ से पास होगा एट द डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर 2029 में क्या होगा कि अर्थ से पास होगा एट द डिस्टेंस ऑफ 32,000 किलोमीटर की रेडियस, ठीक ना, डिस्टेंस। यानी पृथ्वी यहाँ होगी तो 3200 किलोमीटर दूर से ये पास होगा, और कोई इससे डरने की चीज़ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर इसी प्रॉब्लम यही है कि लोग सोच रहे हैं कि कहीं एस्टेरॉयड आए और अर्थ से टकरा ना जाए, तो वही, तो यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक। आपको मालूम हो चाहिए। अब अपोफिस जो है 2004 में फाउंड हुआ था, और ये 2.7% रिस्क है कि ये अर्थ से कोलाइड करेगा, टकराएगा। लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये नहीं हिट, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी बिग एस्टेरॉयड हिट द अर्थ इन द हिस्ट्री, समझ रही, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हिट करेगा हिस्ट्री में पहली बार। इनिशियली ऑब्जर्व इंडिकेट इफ नॉट इन 2029 अब पुलिस कुड स्ट्राइक अर्थ इन 2023 और 2068, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनिशियली ऑब्जर्व, तो यही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें तो 29 में ये नहीं, 36 या 68 में ये स्ट्राइक कर सकता है। और इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो डायमीटर है बहुत ज़्यादा है, कितना, 45 मीटर वाइड है, ठीक है ना। तो यही इसीलिए न्यूज में, तो एस्टेरॉयड आपको मालूम चाहिए, एस्टेरॉयड क्या होता है, एक आपको मालूम है कि सूर्य के चारों तरफ क्या होता है कि सूर्य सन है, ठीक। तो सन के तरफ सभी ग्रह क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। और यहाँ पर एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी है, ठीक, जो कि रॉक, तो एस्टेरॉयड किससे बना है, रॉक और स्टोन, डस्ट, इस सब से मिलकर बनाती है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। और यहीं से क्या है, पार्टिकल जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक ना, और वहीं से वो क्या हुआ कि अपने इवोल्यूशन जो है अट्रैक्शन किसी कारण वहाँ से अपना पथ छोड़ के और वह पृथ्वी की तरफ आ रहा है। पृथ्वी कहाँ पर है, तो पृथ्वी यहाँ पर है, तो पृथ्वी की तरफ चला आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग,
कामोवा हेलीकॉप्टर, C-70 ग्लोबे मास्टर, Su-30 MKI फाइटर, MS-60R सी हॉक, T-90 टैंक। विच द डिफेंस इक्विपमेंट गिवन एबव इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड रशिया एग्रीमेंट। तो इसमें ये पूछा गया कि इसमें से कौन से ऐसे पार्ट हैं जो इंडिया और रशिया के एग्रीमेंट से आए हैं, ठीक है ना। तो आप टी टैंक रशिया के एग्रीमेंट से है, MS-60R सी हॉक यह भी रशिया इंडिया एग्रीमेंट है, Su-30 MKI फाइटर ये भी रशिया से है, ठीक। तो आपको इसमें से कौन सा सही है, ये इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए लिस्ट दिया, इंडिया और रशिया का लिंक दिया गया। S-400 ट्रम्पेट मोबाइल क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, MiG 29 फाइटर प्लेन है, ठीक। कॉमर्स हेलीकॉप्टर है, एज वेल लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग, T-90 टैंक है, Su-30 MI फाइटर, K-23 असॉल्ट वेपन और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक। तो आपको ये नाम है, इनको याद होना चाहिए। ये इंडिया और रशिया के डिफेंस एग्रीमेंट के तहत ये इंडिया को मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफिर सिम्पसन स्केल, ये स्केल मतलब कोई मीटर है जो मापने के काम आता है। तो यूज द मेजर द इंटेंसिटी ऑफ, किसकी तीव्रता मापता है, ठीक। तो हरिकन की तीव्रता मापता है। ये न्यूज में इसलिए कि हरिकन ब्रेल बिकम द अर्लीस्ट, अभी हाल ही में कहाँ अटलांटिक में हरिकन आया था, ठीक ना। और यहाँ पर 3 तरह के, आपको ये तरह का वो साइक्लोन है, और 3 तरह के साइक्लोन आते हैं। पैसिफिक में आपका टाइफून आता है, इंडियन ओशियन में आपका साइक्लोन आता है, और यहाँ पर अटलांटिक में आपको हरिकन आता है। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर हरिकन, और ये क्या काम करता है कि साफिर सिम्पसन क्या है, एक स्केल जो है हरिकन को स्केल करता है, स्केल करके इसको क्लासीफाई करता है। तो हरिकन को क्लासीफाई 5 कैटेगरी में किया गया है, 1 से 5 कैटेगरी में करता है। और ये विंड के स्पीड के अनुसार करता है, जितना विंड का स्पीड होता है। अगर विंड का स्पीड 119 से लेकर 153 यानी 53 किलोमीटर पर आवर है तो वो फर्स्ट में, और अगर वो 250 से ऊपर हो गया यानी 250 से ज़्यादा हो गया तो उसको 5 कैटेगरी में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग हरिकन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू डिजिटल भारत निधि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विथ इट वुड रिप्लेस द ईस्टर वाइल यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड, करेक्ट। डिजिटल भारत निधि जो है यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन जो 2003 में बना था, ये इसको रिप्लेस करता है, ठीक है ना। एज पर टेलीकॉम एक्ट, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द टेलीकॉम कंपनी टुवर्ड DBN विल बी फर्स्ट क्रेडिट टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यह भी करेक्ट है। ये पहले कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता था। ये फंड जो यूएसओफो बना था 2003 में, तो इसमें क्या होता था कि कंपनियों जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, रिलायंस है, क्या बोलते BSNL तो गवर्नमेंट की है, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो क्या करती थी, AGR के तहत क्या अपना पैसा देती थी और पैसा इसमें जाता था। और सरकार इसको टेलीकॉम सर्विस को रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में पहुंचाने के लिए उस पैसे का यूज करती थी। स्टेट विल बी रिस्पॉन्स टू डिपॉजिटिंग द कलेक्शन फंड टू डिजिटल भारत निधि फ्रॉम टाइम टू टाइम, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर देखें तो तीनों करेक्ट है, ठीक। A, B, C एंड D इज करेक्ट ऑप्शन, क्या D इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये थर्ड स्टेटमेंट, स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिट, नहीं डिपॉजिट करने का नहीं, जो डायरेक्ट अब क्या होगा कि DBN जो है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा लेगी अब, ठीक। अब क्या होगा कि उसके लिए अलग से फंड नहीं, ये जो फंड बनाएगा तो यहाँ से अब कंसोलिडेट जो भी अब टेलीकॉम कंपनियाँ होंगी, पहले क्या होता था इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक।
मान लीजिए कि ये जियो है, ठीक। जियो क्या करता था पहले कि वो अपना AGR करता था, ठीक। AGR बहुत सारा न्यूज में रहा है, AGR टैक्स पे करने का टैक्स पे होता है। तो AGR करता था किसमें, वो USO फॉर्म में, ठीक। अब यहाँ से सरकार जो पैसा करता था वो शुरू अपना टेलीकॉम कहाँ पर रूरल और रिमोट एरिया में फैलाने का काम कर, सर्विस देने का जो फंड खर्च करने का काम करती थी। अब क्या होगा कि इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब इसके जगह पर आ गया क्या, भारत DBN आ गया, ठीक। अब DBN आ गया, अब क्या होगा, DBN तो इसके जगह पर आ गया। अब क्या होगा, ये डायरेक्ट अब कहाँ जाएगा, ये AGR कहाँ जाएगा, तो अब कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, CFI में जाएगा, ठीक। अब ये पैसा और DBN से क्या होगा कि यहाँ से अपना सरकार को जितना जरूरत होगा अपना लेगा। और DBN क्या होगा, ये दोनों में देखिए, दोनों में फंड है, लेकिन फंड में अंतर आ गया। अब यहाँ से सरकार अपना जो भी खर्च करना होगा रिमोट डेवलप के लिए करेगा। और रीजन ऐसा क्यों हुआ है कि अभी पार्लियामेंट में बताया गया था कि जो USOF है 2017 से लेके अब 17 में 18 19 20 जब भी अब तक इसमें केवल 27% ही खर्च किया गया है, परसेंट ही फंड खर्च किया, बाकी फंड उसी तरह से पड़ा है, ठीक ना। इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हो। अगर यहाँ से देखते हैं तो ये इनकरेक्ट होना चाहिए, ठीक। तो अगर ये हमारा सही हो जाए, 1 और 2 इज ओनली सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो क्या, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT है नाउ द ड्राफ्ट गाइडेंस ऑप्टिमाइज द डिजिटल भारत निधि से मतलब समझ ले पैसा, न्यू इंडवर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज द सेलुलर एक्सेस इन द रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में सेलुलर एक्सेस को बढ़ाने के लिए ये आया है, ठीक। पहले से भी था, समझ रहे हैं। ये डिजिटल भारत निधि क्या है, ये रिप्लेस कर रही है किसको, USFO को, यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को रिप्लेस कर दिए, ठीक। pull the fund from generated by the 5% universal service levying charge all the telecom fund authority adjusted gross revenue। तो adjusted AGR से 5% क्या होता था कि हमेशा वो इसमें चला जाता था, 5% कहाँ चला जाता था, सर्विस इसमें जाता था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में जाता था 5% केवल, ठीक। अब तो खत्म हो गया, तब 5% नहीं, अब तो कंसोलिडेटेड फंड में पूरा जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय टेलीकॉम फर्म टू डिजिटल भारत निधि सेल फर्स्ट डिपॉजिट टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द कंसोलिडेटेड फंड गेट द ऑल गवर्नेंस रेवेन्यू। कंसोलिडेटेड फंड क्या है कि सभी गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्लूडेड लोन प्रोसीजर, लोन प्री पेमेंट, सब कुछ उसी में जाता है, ठीक। दिस फंड आल्सो यूज द गवर्नमेंट टू पे फॉर द एक्सपेंशन। अब इसके लिए क्या होता है कि इस फंड को अब क्या होगा, एक्सपेंशन पे करने के भी अब यूज करेगी, ठीक ना। द सेंटर विल बी डिपॉजिट, देखिए थर्ड, सेंटर विल बी डिपॉजिट, द सेकंड करेक्ट है, सेंटर विल बाय द कलेक्टेड फंड टू डिजिटल भारत निधि फ्रॉम टाइम टू टाइम, इनकरेक्ट है। देखिए डिजिटल भारत निधि फंड विल बी यूज टू सपोर्ट द यूनिवर्सल सर्विस टू प्रमोट एसेट्स एंड डिलीवरी बाय टेलीकॉम सर्विस इन अंडर सर्विस रूरल रिमोट अर्बन एरिया, फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ telecommunication service technology, produce support the pilot project, consulting assistance and advisory support for the improving the connectivity and introduce the new telecommunication service and technology and produce product, ठीक। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट NLB1 were recently new, this they correspond to a new कोविड वेरिएंट है, ठीक। तभी हाल ही में COVID-19 से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आए हैं, तो उसमें से ये आपको मालूम है कि इसको आप याद कर लीजिए। और कोई इसना कोई वो नहीं है, और नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, लेकिन एक तरह से नया वेरिएंट है, इनको याद कर ले तो अच्छा रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, FLIRTLB1 बस यही, ठीक ना। परीक्षा में अगर आ जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक। इतना कोई इसमें डिटेल कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंजी with reference to the Vizhinjam seaport, Vizhinjam seaport consider following statement. It is international deep water transshipment port located in Tamil Nadu. The port can offer a viable alternative and option to the major shipping lane to the mitigate the disruption in the global supply chain. The port has a deep draft capability. This port has been developed in public-private partnership mode. इसमें से which of the
स्टेटमेंट गिवन एबव ऑफ द करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ये बताना है, ठीक ना। न्यूज में अब ये बार अभी न्यूज में रहेगा क्योंकि ये अभी कमिश्नराइज नहीं हुआ नेशन को, ठीक ना। ये सितंबर अक्टूबर में कमिश्नराइज हो जाएगा और ये केरला में नहीं, ये तमिलनाडु में नहीं, ये केरला में है, ठीक, याद रहे, तो इसलिए ये गलत है, ठीक। पोर्ट कैन भी, हाँ ये क्या है, पोर्ट जो है मेजर शिप लेंस टू मिटिगेट द डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। और एक भी है कि ऑटोमेशन है, ठीक, ऑटोमेशन इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट है जो ऑटोमेशन होगा, ठीक। और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये पाते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर है, ठीक, सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसमेंट सी पोर्ट एट द विंजीजम वेयर विल बी द स्टीप कंपटीशन टू सिमिलर पोर्ट इन कोलंबिया सिंगापुर। तो इसी प्रकार का कहाँ पर, कोलंबिया और सिंगापुर में भी है। और ये कहाँ पर, विंजीजाम सी पोर्ट जो है केरला में स्थित है। विंजीजाम पोर्ट विल बी लोकेटेड एडवांटेज बिंग क्लोज द इंटरनेशनल शिप लेंस एंड डीप ड्राफ्ट कैपेबिलिटी है, डीप ड्राफ्ट कैपेबिलिटी, ठीक, तो ये भी सही है। दिस पोर्ट ऑफर द अवेलेबल अल्टरनेटिव ऑप्शन मेजर शिप लेंस टू मिटिगेट डिस्ट्रप्शन ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसको ये ख़त्म करेगा, ठीक ना। और इसमें देखिए ऊपर वाला पब्लिक प्राइवेट से हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको है तो ये होना चाहिए कि विंजीजाम विल बी इंडिया फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट विथ फुल कमीशन शेड्यूल फॉर सितंबर अक्टूबर 2024, 24 सितंबर या तो अक्टूबर में 2024 में ये फुल्ली कमिश्नराइज हो जाएगा देश के लिए, नेशन को, ठीक ना। तो फर्स्ट याद रखिए, परीक्षा में आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा ही, विंजीजाम, ठीक ना, फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, विच ऑफ द कंट्री गिव द अबव द पार्ट ऑफ बिम्स्टेक ग्रुप। तो बिम्स्टेक ग्रुप का अगर बात करें तो इसमें चाइना नहीं है, तो चाइना जिसमें नहीं है उसको कट कर दीजिए। चाइना इसमें सिक्स किस में है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, ठीक, ठीक ना। तो इसमें ये तो 2 मिला, ठीक। अब इंडोनेशिया भी नहीं है, ठीक, तो इंडोनेशिया किस में, ये बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब थोड़ा सा इसके बारे में, बिम्स्टेक बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा, ठीक, तो इसके डिटेल देखिए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, लास्ट में इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है, बीच में का मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, ठीक, तो नाम याद होना चाहिए। और इसी बिम्स्टेक में से इन सभी देशों का नाम भी है, बी से भूटान, आई से इंडिया, यम से म्यांमार, यस से श्रीलंका, कहाँ गया श्रीलंका, ठीक, टी से थाईलैंड, ठीक, ई से सी से ठीक, बांग्लादेश भी है, नेपाल, ठीक ना, सबका हो गया, बांग्लादेश, बी से बांग्ला, अभी को बिम्स्टेक बोला जाता है, BIB, ठीक। तो इसका ऑब्जेक्ट ये देखिए, इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया 1976 में, कब 1997 में इसको है। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसका नाम ही क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो है आप देखेंगे तो कहाँ पर ही ये वाला एरिया है, तो बे ऑफ बंगाल में जो बंगाल से जो आप बे ऑफ बंगाल से चिपका हुआ, यानी बे ऑफ BOB से चिपका बे ऑफ बंगाल से, वो सभी देश इसमें है, नेपाल और भूटान को लेके, क्योंकि नेपाल भूटान लैंड लॉक कंट्री है, ठीक, तो ये याद देना चाहिए। तो बांग्लादेश इससे लगा हुआ है, म्यांमार लगा हुआ है, ठीक, इधर आपका थाईलैंड है, ठीक, यहाँ श्रीलंका है, जितना बे ऑफ बंगाल से है सभी, ठीक ना। तो अब इतना याद कर लेंगे कि बे ऑफ बंगाल से नेपाल और भूटान को लेके, ठीक, यहाँ पर थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, तो आपको याद ही नहीं, बस किसको याद कर, नेपाल और भूटान क्या है, लैंड लॉक कंट्री है, याद होना चाहिए, इतना मालूम है। और इंडिया हो गया, तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है, आपको बस इसको ध्यान देना है, किसको, म्यांमार और थाईलैंड, यही क्या है, यहाँ पर एक बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड। अब इंडोनेशिया की तरफ नहीं आई, बे ऑफ बंगाल यहीं तक है, ठीक, समझ में आया, यहाँ पर इंडियन ओशियन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको इतना होना चाहिए, 2 कंट्री ही आपका बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में श्रीलंका फिर आ गया, ठीक।
समझ में आया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है इनेबल इन्वायरमेंट फॉर द रैपिड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंट हेल्प टू मैटर, यानी किसी भी आपका हेल्प करने के लिए ये इन सभी देशों को असिस्ट किया जाएगा, म्यूचुअल बातचीत होगी उस पर। आप मेंटेनेंस का क्लोज बेनिफिट इरेटेड प्रॉपर्टी को ख़त्म किया जाएगा कहाँ, बे ऑफ बंगाल रीजन में, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल रीजन प्रॉपर्टी को ख़त्म करने की बात हुई। स्टेबलाइज द मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी, और हर तरह की कनेक्टिविटी, आपका लैंड से कनेक्टिविटी, एयर से कनेक्टिविटी, वाटर से कनेक्टिविटी, मल्टी कनेक्टिविटी का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा इस रीजन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 2025 रिसेंटली न्यूज रिलेटेड टू, प्रोजेक्ट 25 रिलेटेड टू किससे, प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन प्रोजेक्ट से, किसका, प्रेसिडेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोजेक्ट। तो कौन, यूएस से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक, बी इज करेक्ट। ये न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में ऑन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हमको मालूम चलेगा। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो पॉलिसी विच लीड इट मेकिंग द वेव इन द यूनाइटेड स्टेट, mandate for the leadership 2025, conservative promise was published in April 2023 by the 2025 presidential transaction project refer to in short of project 25। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा प्रोजेक्ट 25 का पूरा नाम क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए 2025 प्रेसिडेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोजेक्ट, ठीक। यहाँ पर 200 पेज का डॉक्यूमेंट, 900 पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक ना। अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें आ रहा है नेक्स्ट वीक अपना करें, अभी डोनाल्ड ट्रंप पर तो अभी गोली चली है, ठीक है ना। तो इसको ट्रैक करते रहिए, कोई उतना नहीं, बस इतना ही, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। जहाँ पर हमको कंसेप्ट चाहिए वहाँ पे ये सब पॉलिटिकल चीज़ें उतना कुछ कंसेप्ट नहीं, हर साल बदलता रहता है। वियना वाज अंडर द नाजी occupation during the World War II, but after the end of World War, it was divided into 4 sectors by the 4 countries. Which of the following was not among the 4 countries? उसमें से कौन सा कंट्री नहीं है, ठीक। तो यहाँ बोल रहा है कि वियना को जो है, जब नाजी सेकंड वार के टाइम क्या हुआ कि वार ख़त्म होने के बाद इसको 4 कंट्री में टूट गया, तो इसमें से कौन सा 4 कंट्री में से, ठीक ना। तो यहाँ पर ये इटली है, कौन सा, इटली। इटली ऐसी कंट्री है जो वियना के डिवाइड होने से नहीं बनी है, ठीक ना। नाजी ऑक्यूपेशन या वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के, ठीक ना। तो इसको एक्सप्रेशन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चूज द न्यूट्रल ग्राउंड ऑन द वियना टू सेंड द मैसेज टू बोथ मॉस्को एंड वेस्ट। इंडिया ऑस्ट्रिया, अभी मोदी जी ऑस्ट्रिया गए हैं, ठीक है ना, बहुत दिन के बाद गए, इंदिरा गांधी के बाद कोई गया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया रिलेशनशिप विल बॉर्न in trust and friendship and host the great promise in future. Vienna was under Nazi occupation during the Second World War. After end the war, it divided into 4 sectors. US, UK 4 सेक्टर में डिवाइड होगा। फ्रांस, सोवियत यूनियन, सुपरवाइज बाय द एलाइड कमीशन के द्वारा, ठीक है ना। तो आपको ये जितने भी पावरफुल कंट्री है वही है, ठीक है ना। यूके है, ठीक। इस समय के जितने भी आपको देखें तो सबसे सिंपल आप देख सकते हैं, तो जितने भी आपकी कंट्री किस में हैं, यूएन के मेंबर हैं, देखिए ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर, चाइना को छोड़ के, ठीक। तो ये सब यूरोप से, ठीक, तो याद होना चाहिए। ये कब हुआ था, 1955। फॉर ऑक्यूपाइंग पावर साइन द ऑस्ट्रिया स्टेट ट्रीटी विथ ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट टू द स्टेबलाइज ऑस्ट्रियन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑस्ट्रिया को बनाने के लिए चारों ने मिलकर। सोवियत यूनियन डिमांड द ऑस्ट्रिया विच इज लोकेटेड स्ट्रेटिकल बिटवीन द कैपिटलिस्ट ईस्टर्न यूरोप एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक इन द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑन मॉडल ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के मॉडल पर रशिया बोल रहा था कि भैया इसको स्विट्जरलैंड के मॉडल पर इसको न्यूट्रल कर दिया जाए, ठीक, ताकि ना तो यूरोप का साथ कोल्ड वार चल रहा था ना, कोल्ड वार शुरू होता है, तो उसमें कहा गया भैया ना तो ये तो यूएस का साथ दे ना तो रशिया का साथ दे, इसको न्यूट्रल कंट्री, एक बफर स्टेट की तरह बना दिया जाए, ठीक। 1955 ट्रीटी विल बी रेटिफाई ऑल द कंट्री दस बाउंड ऑस्ट्रिया टू न्यूट्रलाइज। तो अब इसको न्यूट्रल कंट्री बना दिया गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रिया प्रोवेट इनटू मिलिट्री अलायंस। अब इसको प्रोवेट को रोक दिया गया कि आप किसी भी मिलिट्री अलायंस में आप नाटो का मेंबर नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो यही आपको इतना याद होना चाहिए कि 4 मेंबर बने थे, ठीक, और चारों मेंबर किस में है, यूएन का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना को छोड़ के। विथ रेफरेंस टू स्पोर्ट
Consider the following statement recent in news. Mary Kom is a chief demission of India contingent to compete in the Paris 2024 Olympic Games. India leaves its second T20 World Cup after the gap of 17 years in the ICC Men T20 World Cup 2024 final against the South Africa. नहीं, साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट नहीं, पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप, ठीक ना, पाकिस्तान के 2007 में आप जाके पाइए। तो कितना हो गया, 17 साल हो गया, ठीक। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अब ठीक, तो देखा जाए तो केवल ओनली 2 सही है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक, ओनली 2 इज करेक्ट है, बाकी ये इनकरेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 4 टाइम ओलंपिक, सोचिए मेरी कॉम 4 टाइम ओलंपियन एंड 2012 ओलंपिक गेम मेंस 10 मीटर एयर राइफल ब्रॉन्ज मेडल गगन नारंग वाज द मंडे चूज द नेशन ओलंपिक एसोसिएशन टू रिप्लेस द मेरी कॉम। मेरी कॉम को कहा गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिप्लेस कर दिया कौन? गगन नारंग, याद कर लीजिए, गगन नारंग एज द चीफ डी मिशन ऑफ India contingent to complete in the Paris 2024 Olympic game began on July 26 स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर मेरी कॉम के बारे में बोला गया है, जबकि ये सब स्टेटमेंट गगन नारायण के बारे में, नारंग के बारे में, ठीक। नेक्स्ट, इंडिया लिव द सेकेंड T20 वर्ल्ड कप गैप ऑफ द 17 ईयर ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका, ये बात सही है। अर्ली इंडिया वोन द T20 वर्ल्ड कप 2007, ठीक, ये भी करेक्ट है। 2007 में पाकिस्तान को हराई थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी बाल डायरेक्टिव रिसेंटली सी न्यूज रिलेटेड टू। हनी बाल डायरेक्टिव किससे रिलेटेड है? ठीक, तो इसको आपको बताना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? ठीक, तो हनी बाल डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक, डिफेंस से, क्योंकि ये इजराइल जान रहे हैं, इजराइल में चल रहा है, इजराइल और हमास बोल सकते हैं, हाँ हमास में चल रहा है, ठीक ना, ठीक, हमास और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी के टाइम ये आया हनी बाल डायरेक्टिव। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमास राइडेड सदर्न इजराइल ऑन October 7 लास्ट ईयर। द इजराइल डिफेंस फोर्स एक्टिवेट द हनी बाल डायरेक्टिव, ठीक, तो आपको याद होना चाहिए किसका है, तो इजराइल का, ठीक। ए परपोर्ट ऑपरेशन doctrine to using the maximum force to ensure no soldier are the capture even if it means sacrificing military and civilian life, media investigation has the found. Hannibal directive also know the Hannibal procedure, Hannibal protocol भी कहा जाता है, was used from the first hour of the attack. At least 3 military facility Hamas infiltrate इन द इजराइल न्यूज़पेपर हर्टेज रिपोर्ट ऑन द संडे। तो ये इजराइल का न्यूज़पेपर है, वो रिपोर्ट किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेप्चा मिशन विथ रेफरेंस टू चापिया मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए सीरीज ऑफ अलोंग द मिशन दैट विल स्टिमुलेट ईयर लॉन्ग स्टे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। द knowledge gained from the analog mission will be allowed to SpaceX to characterize the risk of the planet exploration food system design in the relation to crew health and performance, ठीक। तो यहाँ पर ये नासा, आप न्यूज़ में देखते होंगे, तो ये नासा से रिलेटेड है, और इसमें पहला इज करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट है, ये नासा से रिलेटेड है, ठीक ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। On the 6th July, 4 volunteer crew members of NASA Mars simulated mission emerged the first after the 1 year of living in habitat replicate the red planet को ही मार्स बोलते हैं। Hence one statement. NASA crew health and performance explore and लगी चेपा, इसी का फुल फॉर्म है, चेपा का फुल फॉर्म क्या है? क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मिंग
explosion analog project. Each was the first three planned simultaneously to understand the changing Mars pose from the space exploration. ठीक, ये स्पेस एक्स का नहीं काम है। ठीक, यहाँ पर जो स्पेस एक्स दिया है नासा का है। ठीक है ना। थैंक यू फॉर द वाचिंग। ये हम लोग का 15 क्वेश्चन जो था, जो पिछले वीक के करंट अफेयर पर बेस्ड था। उनको आशा है आपको कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ हो, कुछ समझ में आया हो आपको रिवीजन। अब इसका रिवीजन हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। ठीक, तो थैंक यू फॉर द वाचिंग। जय हिंद।